मंत्री जी, आजकल राज्य में क्या चल रहा है? सब कुशल मंगल तो है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं ना है? नहीं नहीं महाराज, अभी तक राज्य में तो सब ठीक चल रहा था, पर बीते कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, एक उड़ती हुई खबर आसमानों से मेरे कानों तक आई है। राज्य में कुछ राक्षसों ने लोगों का जीना हराम किया है, पर हमारे सैनिकों को इसकी कोई जानकारी नहीं। मंत्री जी, अगर ये बात सही है तो हमारे सजय के निवासी भारी मुसीबत में है। महाराज, अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है मंत्री जी, आप अभी जाकर पता लगाइए कि यह खबर सच्ची है या झूठी है। इसकी जानकारी हमें आज ही चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ यह खबर कहाँ से आई है। राजा के आदेश पर मंत्री जी तुरंत उस खबर की पुष्टि करने निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें काफी। अरे ये क्या है? मंत्री जी घायल हिरण के पास जाते हैं। तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? किसने की? हाँ, मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वह राक्षस आता ही होगा। पर तुम्हें इस दशा में मैं कैसे छोड़ दूं? देखते ही देखते वह हिरण वहीं दम तोड़ देता है। मंत्री जी उसकी बात सुनकर महल के लिए वापस निकल पड़ते हैं। पिताजी, आपको पता है मुझे अपने लिए नए कपड़े लेने हैं। क्या मैं आपका थोड़ा वक्त ले सकती हूँ? मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, तुम दस्युओं से मदद ले लो। ओहो पिताजी, आप आराम भी कर लिया कीजिए, इतना सारा काम करके आपको थकान नहीं होती? अगर मैं आराम करूंगा तो राज्य का ख्याल कौन रखेगा? राज्य में क्या हो रहा है, कौन कैसा है, ये सब देखना जानना बहुत जरूरी है। पर पिताजी। अच्छा खैर, ये बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आई हो? इतना मक्खन क्यों लगा रही हो? बताओ मेरी पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए, बताओ। पिताजी, मैंने सुना है राज्य में मेला लगा है, मैं उस मेले में जाना चाहती हूँ, क्या मैं वहाँ चली जाऊँ? ओह, तो आप मेला देखना चाहती हैं, इसीलिए इतना मक्खन लगा रही थी। ठीक है, मैं मंत्री जी से कहता हूँ कि वह आपको सैनिकों के साथ मेले में लेकर जाएं और आपको मेला दिखाएं। मंत्री जी और सैनिकों का जाना जरूरी है क्या? मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती। आपके साथ उनका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस राज्य की राजकुमारी हैं। आपको कहीं कुछ हो गया तो आप कोई आम नागरिक नहीं हो। लेकिन पिताजी, मैं वहाँ एक आम नागरिक बन के जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि आम लोगों की जिंदगी कैसी होती है। नहीं पुत्री, आपको अकेले भेजना मतलब मूर्खता करना। आपके साथ मंत्री और सैनिकों का जाना बहुत जरूरी है। राजा यह कहकर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, जबकि राजकुमारी उदास होकर महल के बगीचे में जाकर बैठ जाती है। शिकार नहीं मिला, मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, क्या पता आगे मिल जाए। ये भी छूट गया, मेरी किस्मत ही खराब है। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। शिकार न मिलने से कालू निराश हो जाता है। इधर ये पंछी उड़ते उड़ते राजमहल पहुंच गया। पिताजी ने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं मेले का आनंद कैसे लूंगी? सिपाहियों के साथ जाने में मुझे आनंद नहीं मिलता। अभी राजकुमारी अपने मन में यह सोच ही रही थी कि अचानक उसके पैर के पास वह जख्मी चिड़िया आकर गिरती है। अरे प्यारी चिड़िया, तुम्हें तो बहुत चोट लग गई है, तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, रुको। प्यारी चिड़िया, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। राजकुमारी यह कहकर उस चिड़िया की चोट पर दवा लगाती है। तुम कौन हो और तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? तुम्हें ये जख्म कैसे लगा?
मेरा नाम रानो है। जंगल में एक शिकारी जो हम पर तीर चला दिया और सब उड़ गए, लेकिन तीर मेरे पंख को भेद के निकल गई। बड़े ही मुश्किल से जान बचाई हूँ और मैं यहाँ आकार गिर गई। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ रानो। तुम रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारी नई सहेली। जब तक तुम्हारा मन करेगा तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो। तुम्हारा घाव भी ज्यादा है। क्या सच में तुम मुझे अपने साथ रखोगी? यह बगीचा तो बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, ये राजकुमारी इंदुमती का तुमसे वचन है। तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकती हो। राजकुमारी के वचन को सुनकर रानो खुश हो जाती है और राजकुमारी से प्रेम करने लगती है। इधर मंत्री जी राजा के पास आते हैं। कहिए मंत्री जी, क्या खबर लाए हैं? क्या माहौल है राज्य में? महाराज, बुरी खबर है। क्या मतलब है आपका? आपने उस बात की पुष्टि की? जी महाराज, मैंने उस बात की पुष्टि कर ली है। वह बात वाकई में सच है और यह मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। क्या देख कर आए हैं? आप मुझे बताइए। महाराज, गांव में उस राक्षस। राजा के पूछने पर मंत्री जी उन्हें सब कुछ बताते हैं। मंत्री जी, हमें यह सब रोकना होगा। इसके लिए हमें स्वयं उस नदी के पास जाकर देखना होगा कि आखिर माजरा क्या है। पर महाराज, यह खतरनाक हो सकता है। हाँ, लेकिन अपनी प्रजा के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। राजा तुरंत मंत्री जी के साथ उस नदी की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक उनके घोड़े जंगल में रुक जाते हैं। महाराज, हमारे घोड़े पता नहीं क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लगता है ये थक गए हैं। आप इन्हें छायादार स्थान पर बांधकर पानी पिलाएं। सारे घोड़ों को छायादार जगह पर बांधकर पानी पिलाते हैं और राजा वहीं बैठ जाते हैं। नहीं महाराज, अभी तक तो नहीं। तो क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी बिल्कुल महाराज। तो बताइए, आपको इस पूरे राज्य में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? मैं आपको वही जगह दे दूंगा। महाराज, अगर संभव हो तो आप मुझे पहाड़ की चोटी पर जगह दे दे, ताकि मैं वहाँ एकांत में रह सकूं। ठीक है तपस्वी, आज से वह पहाड़ी की चोटी आपकी हुई। धन्यवाद महाराज। राजा की बात सुनकर तपस्वी बहुत खुश होते हैं। यह लीजिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। तपस्वी, यह क्या है? पर तपस्वी, मैं इस अंगूठी का क्या करूंगा? भला यह मेरे किस काम का? महाराज, आपको इस अंगूठी का महत्व अभी नहीं समझ आएगा। जब आपकी पुत्री दुविधा में होगी तब आपको इसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तपस्वी यह कहकर वहां से चले जाते हैं, जबकि अपनी पुत्री का जिक्र सुनकर राजा थोड़ा परेशान हो जाते हैं। महाराज, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप निश्चिंत रहे और अब मुझे लगता है कि हम जिस काम के लिए जा रहे थे हमें वहां चलना चाहिए। इतना कहकर मंत्री जी और राजा उस नदी के किनारे पहुंचते हैं। मंत्री जी, यह नदी तो बिल्कुल साफ सुथरी है। भला यहाँ पर कैसे किसी राक्षस निवास का होना मुमकिन है? जी महाराज, जहाँ तक मैंने सुना है राक्षस हमेशा अपना निवास गंदी जगह पर बनाते हैं, मगर यहाँ तो बहुत साफ सफाई है। हो सकता है यह उन राक्षसों का छलावा हो। जो आज्ञा महाराज। राजा और मंत्री जी नदी का मुआयना करके महल वापस लौट आते हैं। इधर राजकुमारी रनो चिद्दिया के साथ बगीचे बैठकर बातें करती हुई। तुम्हें पता है रानो, यहाँ राज्य में बहुत बड़ा मेला लगा है। जी हाँ राजकुमारी, हम सब अपने झोड़ा के साथ मेले में दाना चुनने जाते थे। मैं भी मेला देखना चाहती हूँ, पर पिताजी मुझे मेला देखने नहीं जाने देते। कहते मंत्री और सैनिकों के साथ जाओ। हाँ, तो आपको उनके साथ ही जाना चाहिए। राजकुमारी जी, आप इतनी सुंदर हैं, आपको ऐसे अकेले कहीं भी नहीं जाना चाहिए। और तो और राज्य में अब तो राक्षसों का वास भी है। रानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोगों को तो बस एक मौका मिलना चाहिए इन बेकार की अफवाहों को लाने का। राज्य में अगर ऐसा कुछ होता तो गांव में मेला क्यों लगता? मेले में तो कितने लोग आते जाते हैं, क्या उन्हें कोई खतरा नहीं होगा? नहीं राजकुमारी, मैंने खुद देखा है
उस नदी पर 2 बड़े राक्षस है। आपकी सुरक्षा के लिए महाराज ने कहा है, तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। आपको मंत्री जी और सैनिकों के साथ जाने को कहा है, तो आप उनके साथ में ही जाइए। ठीक है रानो, मैं पिताजी से दूसरी बात पूछती हूँ, लेकिन मैं मंत्री जी और सैनिकों के साथ नहीं बल्कि अपनी दासिफ के साथ जाऊंगी। राजकुमारी रानो से यह कहकर अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी, मुझे मेले में जाना है, लेकिन मैं मंत्री जी और सैनिकों के साथ नहीं बल्कि अपनी दासिफ के साथ जाना चाहती हूँ। ठीक है पुत्री, जाओ, लेकिन ध्यान रखना राज्य में कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। ठीक है, राजकुमारी जी ज्यादा मक्खन न लगाइए, मैं समझ गया। मंत्री डर था वही हुआ। मंत्री जी, मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। अब मैं क्या करूं? अपनी पुत्री को कैसे बचाऊं? महाराज, मुझे लगता है हमारी मदद अब तपस्वी बाबा ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कुछ आपसे। राजा और मंत्री जी दोनों पहाड़ की चोटी पर तपस्वी बाबा से मिलने निकल पड़ते हैं। प्रणाम तपस्वी। आयुष्मान बाबा। क्या बात है महाराज, आप बड़े चिंतित लग रहे हो। तपस्वी, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। कैसी सहायता महाराज? तपस्वी के पूछने पर राजा उन्हें सारी बात बताते हैं। और वह सभी को नहीं, केवल जवान लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। तपस्वी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। भगवान के लिए मेरी पुत्री को बचा लीजिए। तपस्वी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय पट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय पट स्वाहा। तपस्वी मंत्र पढ़ते आसना में विलीन हो जाते हैं। थोड़े देर बाद, महाराज, मैंने जो आपको अंगूठी दी थी वो मुझे चाहिए। तपस्वी, वह अंगूठी मेरे ही पास है। रुकिए, मैं अभी आपको देता हूँ। तपस्वी उस अंगूठी को अपनी मुट्ठी में कैद करके फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और वह सब पाताल लोक में राजकुमारी के पास पहुंच जाते हैं। पुत्री, मैं आ गया हूँ, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पिताजी, आप यहाँ से चले जाइए, वरना ये राक्षस आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत खतरनाक है, आप यहाँ से चले जाइए। नहीं दुष्ट राक्षस, यह तेरी गलत सोच है। आज हम तुम दोनों का सर्वनाश करने आए हैं। अच्छा मजाक था। हम। और तुम लोग ये कैसे करोगे? दास है, हो सके तो हमें माफ कर देना। इतना कहकर राक्षस और राक्षसनी आग में जलकर राख हो जाते हैं। महाराज राजकुमारी को छुड़ाते हैं। तपस्वी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पुत्री की जान बचाई। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आपके लिए मेरा दरबार खुला है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था और आपके अच्छे कर्मों का, जो आप अपनी प्रजा के लिए इतना अच्छा करते हो। उम्मीद है आगे भी आप ऐसे ही करते रहेंगे। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। देखते ही देखते तपस्वी गायब हो जाते हैं और राजा अपने महल निकल पड़ते हैं। अपनी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चों बेटा राजू और बेटी सुमन के साथ रहता था। एक दिन उसे खेत का काम करते करते वक्त का अंदाजा ही नहीं लगता और उसे घर पहुंचने में देर हो जाती है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी बहुत बेसब्री से उसका घर पर इंतजार कर रही होती है। जैसे ही भोला अपने घर पहुंचा तो गीता उससे पूछने लगी, अरे आ गई तुम? आज तो बहुत देर हो गई, कहाँ रह गए थे? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, आज काम करते करते वक्त का अंदाजा ही नहीं लग पाया और उसी वजह से देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन रात होने से पहले घर आ जाया करो। रात में खेत का रास्ता बहुत सुनसान हो जाता है। हाँ भाग्यवान, समझ गया। बच्चे सो गए क्या?
बच्चे तो खाना खाकर कब के सो गए। अब तुम खाना खा लो और जल्दी से हाथ मुंह धो आओ, बाद में मैं इन पैरों के छालों पर दवाई लगा दूंगी। ठीक है, तुम अपना और मेरा खाना परोसो, आज साथ बैठकर खाना खाएंगे। अरे इसमें तो चावल कम है, अगर इनको पेट भर खाना नहीं मिला तो ये खेत का काम कैसे कर पाएंगे। उसमें तो बहुत मेहनत लगती है। एक काम करती हूँ, मैं इनको भर पेट खिला देती हूँ, मैं पानी पीकर काम चला लूंगी। क्यों, क्या सोचने लगी तुम? खाना खत्म हो गया क्या? नहीं, मैंने खाना शाम को ही खा लिया था, इसलिए मुझे भूख नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए परोस दिया। मुझे पागल समझा है क्या तुमने? हैं? अरे मेरे साथ आकर खाना खाओ, जितना भी है दोनों मिलकर खा लेंगे। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। वैसे भी अगर पेट भर के खाना नहीं खाओगे तो खेतों में मेहनत कैसे कर पाओगे। भोला अपनी पत्नी की समझदारी से बहुत खुश हुआ। फिर दोनों साथ में खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो जब खेत में काम कर रहा था तो उसका दोस्त राकेश भी अपने खेत से उसको देखता है कि भोला आसमान की तरफ देखकर तेजी से मेड़ बनाने का काम करने लगता है। राकेश उसके पास आकर हंसते हुए कहता है, अरे भोला, अरे तूने ऐसा क्या देखा रे आसमान में जो तेरे काम में हिरन जैसी फुर्ती आ गई? अरे राकेश, तू भी अपने खेत में जाकर जल्दी से मेड़ बना ले, मुझे लगता है आज रात तेज बारिश हो सकती है। अरे कहीं नहीं बारिश हो रही यार, आसमान पूरा साफ है। मैं तो बना ले रहा अपनी मेड़, और तू भी बना ले, मौसम का कोई भरोसा नहीं। ठीक है भोला, तुम अपने खेत की मेड़ बना लो, मैं तो अब कल ही आकर मेड़ बनाऊंगा, आज वैसे भी बहुत काम कर लिया भैया। भोला अब अपने खेत की मेड़ बनाकर अपने घर जाने लगता है। झोपड़ी के बाहर खुले आसमान के नीचे सो रहा होता है, क्योंकि उसकी झोपड़ी में इतनी जगह नहीं होती कि पूरा परिवार एक साथ उसमें लेट सके। उसी समय उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। वो तुरंत हड़बड़ा कर उठता है। भोला बारिश में भागता हुआ राकेश के खेत पर पहुंचा। उसके बाद उसने बहुत मेहनत से राकेश के खेत की मेड़ बनाई, क्योंकि बारिश की वजह से मेड़ बार बार टूट रही थी। वो रात भर खेत में मेड़ बनाता रहा और आखिर में थककर वहीं सो गया। सुबह जब राकेश ने देखा कि रात में तेज बारिश हुई है तो वो बहुत घबरा गया और चिंता से रोते हुए खेत की तरफ भागा। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि उसका खेत बिल्कुल ठीक है और वहीं पास में भोला लेटा हुआ है। वो समझ गया कि भोला ने ही उसके खेत की मेड़ ठीक की है। भैया भोला, अरे उठो, अरे देखो सुबह हो गई। अरे राकेश, तू यहाँ? अरे तू रो क्यों रहा है भाई? भैया मुझे लगा मेरे खेत की मिट्टी बह गई होगी। अरे मेरे होते हुए मैं तेरा नुकसान थोड़े ना होने देता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अगर तुम मेरे बारे में इतना ना सोचते और रात को अपनी नींद ना खराब करते तो आज मेरी फसल का बहुत नुकसान हो जाता, जिसकी भरपाई मैं नहीं कर पाता। अरे ये ठीक कह रहा है भोला भैया, तुम वाकई में सबका बहुत सोचते हो, इसीलिए गांव में तुम्हारी जो है एक अलग पहचान है। हाँ, अरे ऐसा ना कहो भाई, सब अपनी जगह बहुत मेहनत करते हैं। भोला अब घर आ जाता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए गीता उसकी देखभाल करती है। उधर तबीयत ठीक होने के बाद भोला राकेश के घर जाता है और दरवाजे से चिल्लाते हुए राकेश को आवाज लगाता है। राकेश, अरे ओ राकेश, अरे जरा बाहर आओ। आओ आओ भोला भैया, आज हमारे यहाँ कैसे आना हुआ?
यार राकेश, मुझे खेत में जुताई करने के लिए पुराने कपड़े चाहिए। मेरे ये कपड़े अभी नए हैं, जिनको मैं शादी बारात में पहन लेता हूँ। अरे क्यों नहीं भैया, अभी लाता हूँ। हाँ जल्दी से ले आओ, फिर मेरे साथ खेत पर चलो। ये लो भैया, अभी तो यही है मेरे पास। अरे वाह राकेश, ये तो बहुत अच्छा है। चलो अब जल्दी से खेत पर चलते हैं, चलो। वो दोनों खेत पर जाकर जुताई का काम शुरू कर देते हैं और वहाँ हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। वहीं पास में बारिश के पानी में नहाते हुए गांव के बच्चे मजे कर रहे थे और भोला और राकेश भी मजे से खेत में मिलकर जुताई का काम कर रहे होते हैं। अचानक राकेश की नजर भोला की धोती पर पड़ी, जिससे रस्सी जैसा कुछ लटक रहा था। राकेश उसको सांप समझकर छड़ी से उसको निकालने लगा, जिससे भोला की धोती खुलकर जमीन पर गिर गई। अरे अरे ये क्या किया राकेश? अरे धोती खोल दी यार तुमने। अरे इसमें सांप था भैया, ये देखो, ये देखो। भागो भागो, भोला काका की धोती मिल गई, अब इससे खेलेंगे। ये देखकर राकेश को बहुत हंसी आती है, क्योंकि अब भोला निक्कर पहने हुए जिस पर गीली मिट्टी लगी हुई थी, बच्चों से धोती छीनने के लिए खेत की मिट्टी में गिरते पड़ते उनके पीछे भागने लगा था और एक हाथ से अपना नेकर पकड़े हुए था, जिससे वो खुल न जाए। ये देखकर बच्चे और राकेश को बहुत मजा आता है। वो भोला को पूरे खेत में इधर उधर भगाते हैं। अंत में भोला थक कर एक जगह बैठकर अपनी इस नादानी पर हंसने लगा। अरे सच में तुमको पहली बार ऐसे किसी के पीछे भागते देखा है भैया, तो ऐसा मौका कैसे छोड़ता बताओ। ठीक है, ले लिया मजे, अब धोती दो और खेत का बचा काम निपटवाओ। एक रात जब भोला अपनी झोपड़ी के बाहर सो रहा था, तब उसे खेत से फसल काटने की आवाज आती है। वो तुरंत उठता है और उसकी आवाज से गीता भी उठ जाती है। क्या हुआ, ऐसे अचानक कैसे उठ गए? सुनो भाग्यवान, खेत से फसल काटने की आवाज आ रही है। मैं जाकर देखता हूँ कहीं कोई चोर हमारी फसल तो नहीं काट रहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी। खेत पर पहुंचकर भोला देखता है कि एक आदमी उसकी आधी फसल काट कर लिए जा रहा है, लेकिन वो शांत खड़ा उसको देखता रहता है। लेकिन गीता जैसे ही शोर मचाना शुरू करती है, भोला उसको मना करके घर वापस ले आता है। आकर गीता भोला से लड़ने लगती है। कैसे बुज़दिल आदमी हो तुम? चोर तुम्हारे सामने तुम्हारी मेहनत की फसल काट कर ले गया और तुम उसे रोकने के बजाय मुझे यहाँ लेकर आ गए। देखो भाग्यवान, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन वो कोई चोर नहीं, हमारे गांव का ही एक मजबूर आदमी था। ऐसी कैसी मजबूरी कि चोरी करनी पड़े? होती है मजबूरी। खैर अभी सो जाओ, मैं ये सब तुमको जो है कल सुबह समझाऊंगा। अच्छा। अगले दिन गांव वाले अपनी अपनी फसल लेकर बेचने जाते हैं और वहाँ पर मोहन भी अपनी फसल लेकर आता है, जिसको सब अजीब तरह से देखने लगते हैं, क्योंकि इस बार उसके खेत में फसल ही नहीं होती है। जमींदार उसको बुलाता है। आओ आओ मोहन, फसल लाए हो बेचने? जरा दिखाओ तो फसल कैसी हुई है इस बार। जमींदार साहब, इस बार मैं अपनी फसल को 10 रुपए के हिसाब से ही बेचूंगा, क्योंकि इस बार मैंने बहुत मेहनत से अच्छी फसल उगाई है। मेरे सामने झूठ बोलता है नालायक है? अरे जब तूने अपने खेत में फसल लगाई ही नहीं तो फसल कैसे हुई तेरी? मुझे पता है कि तूने भोला के खेत से चोरी की है। नहीं 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 जमींदार साहब, ये फसल मेरी ही है, मैंने कहीं से नहीं चुराई। चुप नालायक, गाँव वालों पकड़ो इसे, ये चोर है। मोहन, तुझे मैं अभी पुलिस के हवाले करवाता हूँ। मोहन रोते हुए जमींदार से माफी मांगने लगता है और अपनी बेटी की शादी तक की मोहलत मांगता है। जमींदार उसको थोड़ा समय दे देता है, लेकिन उसी बीच 2-4 दिनों में गांव में और लोगों के यहाँ चोरी हो जाती है। ये लो जेवर और पैसे, और मेरी लाडली बेटी की शादी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पिताजी,
आपके पास तो पैसे थे नहीं, फिर ये कहाँ से आए? अरे बेटा, ये मुझे जो है ना वो हाँ जमींदार साहब ने दिए हैं और कहा है कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। अगले दिन मोहन की बेटी शादी में जेवर पहनकर बैठी थी। तभी एक औरत पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे बहन सुनो, ये जेवर तो मेरे हैं, इसके पास कैसे आए? औरत की बात सुनकर वहाँ भगदड़ मच गई। अब हर कोई मोहन की तरफ देख रहा था। तभी जमींदार मोहन से पूछता है, लेकिन मोहन चोरी उसने की है ये बात मानने को तैयार नहीं होता। तब जमींदार पुलिस को बुला लेता है। पुलिस के 2 डंडे पड़ते ही मोहन अपना जुर्म कबूल कर लेता है। मुझे माफ कर दो दरोगा साहब, मैंने अपनी बेटी की शादी में दहेज की मांग पूरी करने के लिए चोरी की थी। झूठ बोलता है, ये इसकी आदत है। पहले भी इसने भोला की फसल चुराई है। रत चोर कहीं के, पहले चोरी करता है और पकड़े जाने पर नई नई कहानी सुना रहा है। मोहन की ऐसी हालत देखकर भोला से रहा नहीं जाता और वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़कर जमींदार और पुलिस वाले से कहता है, मैं जानता हूँ दरोगा साहब कि मोहन ने मेरी फसल चुराई, लेकिन ये सच बोल रहा है। अरे ये देखो गांव वालों, ये आलिया मोहन का वकील है। एक तो इसने तेरी फसल चुराई, ऊपर से तो इसका ही साथ दे रहा है। भोला सबको बताता है कि एक दिन उसने देखा था कि मोहन चुराया हुआ धन और जेवर मंदिर में रखकर माता के सामने अपनी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए उसकी विनती कर रहा था। असल में उसकी बेटी के ससुराल वालों ने आखिरी समय में जेवर और धन की मांग की और अगर वो उसको पूरा नहीं करता तो उसकी बेटी की शादी टूट जाती। हाँ भाई, क्या ये भोला सच बोल रहा है? जी दहेज तो देना ही पड़ता है ना, इसमें जो है इतना आश्चर्य की क्या बात है? पिताजी, अगर ये बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपने पिता की इज्जत को उछाल कर ये शादी न करूंगी। मोहन की बेटी की ये बातें सुनकर उसके ससुराल पक्ष के लोग उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं, लेकिन तभी भोला मोहन की बेटी को पूरे गांव की बेटी कहता है और तब जमींदार अपनी इज्जत बचाने के लिए दरोगा से दहेज के खिलाफ कार्यवाही करने को बोलता है। उनकी मजबूरी को समझते हुए जो है मैं उसको छोड़ता हूँ, लेकिन उसके ससुराल पक्ष को अभी थाने में बंद कर दूंगा। दरोगा की फटकार सुनकर ससुराल पक्ष के लोग डर जाते हैं, लेकिन तब भोला बात संभालते हुए कहता है, मैं मोहन की बेटी को अपनी बेटी समझकर जो है भेंट स्वरूप अपनी फसल का वो आधा हिस्सा और ये कुछ पैसे देता हूँ, जिससे उसकी शादी ना टूटे और गांव की इज्जत बच सके। भोला की देखा देखी पूरा गांव कुछ न कुछ भेंट करने लगता है और जमींदार भेंट स्वरूप शादी के पूरे खाने की जिम्मेदारी उठाता है, जिससे मोहन की बेटी की शादी बहुत धूमधाम से होती है। मोहन भोला का बहुत आभार मानकर धन्यवाद देता है, साथ ही पूरे गांव के साथ मिलकर खुशी से अपनी बेटी को विदा करता है।